वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं एक नया फिर से वन शॉट एफएफ लेकर आ चुकी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा। और ये एक ओमेगा वर्स है, ठीक है। और इस स्टोरी का नाम है माई प्रीसियस ओमेगा। ओके, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, आप लोग टाइम ट्रेवल लव यानी कि माई टाइम ट्रेवल लव का एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा ही आप लोग बोल रहे थे। ओके, मैंने एक एपिसोड अपलोड कर दिया, लेकिन जब तक मेरे उस पर 500 व्यूज़ नहीं आएंगे भाई, मैं उसका सेकेंड नहीं लाऊंगी। ओके, इस पे आप लोग का डिपेंड करता है कि आप लोग उसे कितना चाहते हो। मैं अब उसका 500 व्यूज़, यार सब 1000 2000 कहते हैं, मैं तो सिर्फ 500 ही कर रही हूँ, ठीक है। मैं 500 के बाद ही उसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगी, तब तक के लिए मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि भाई उस पर बहुत ज़्यादा ही कम व्यूज़ आते हैं। मैं उतना कम रीच अफोर्ड नहीं कर सकती, ओके, अपने चैनल के लिए। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें मुझे। और मैं भी आप लोग के लिए मैं उम्मीद करूँगी कि आज के बाद फिर यानी कि दोबारा ऐसा सिचुएशन ना आए। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा था और ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एक मिडिल क्लास फैमिली के होम जैसा था। और उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक ओमेगा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, मगर वो फिर भी अपने काम को रोकने का नहीं कर रहा होता है। वो अपने काम में रेगुलर करते जा रहा होता है। वहीं दूसरी साइड से एक ओमेगा और आती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और उस ओमेगा को कहने लगती है कि तुम अपना काम ठीक से कर नहीं सकते। एक ओमेगा हो के भी तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, आगे जाके अपने अल्फा का कैसे ख्याल रखोगे? तुम जैसी ओमेगा तो कोई चाहेगा भी नहीं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? चुपचाप जल्दी जल्दी अच्छे से काम करो। उस ओमेगा पे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है, और उस पर यानी कि उसे मारने भी लगती है। उस दूसरे ओमेगा के हाथ में एक स्टिक था, जिसकी वजह से वह जो ओमेगा काम कर रहा था उसे मार रही होती है। वो ओमेगा कुछ भी नहीं करता और चुपचाप बस अपना काम कर रहा था। वो सारा काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट करता है, मगर फिर भी उस ओमेगा को थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसे बस एक मौका चाहिए था उस ओमेगा को परेशान करने के लिए। और वो उसे लगातार परेशान किए जा रही होती है। वो ओमेगा बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, लेकिन उसका कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका दर्द को पहचान सके, सुन सके। इसलिए वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए अपना काम किए जा रहा होता है, और अपने मन में बस एक ही बात को कर्ज किए जा रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या एक ओमेगा होना इतना ज़्यादा तकलीफ़ देता है? तो क्यों गॉड, आपने मुझे ओमेगा क्यों बनाया? आपने क्यों नहीं मुझे एक अल्फ़ा या बीटा बनाया? अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो मुझे इस दुनिया में भेजते ही नहीं। आखिर इतनी जिल्लत में मुझे देने के लिए आखिर ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया? मैं ओमेगा होने पे अपने आप पे हेट करता हूँ कि मैं ओमेगा हूँ, मैं अपने जेंडर से हेट करता हूँ बहुत ही ज़्यादा। वो ओमेगा ऐसे अपने मन में बोल रहा होता है और अपना काम रेगुलर करते जा रहा होता है। उसके आंखों में भी आंसू भरे हुए थे, मगर वह अपने फेस से कुछ भी नहीं बता रहा होता है, और वह एक लफ्ज़ भी नहीं कहता है और अपना काम किया जा रहा होता है। वह ओमेगा जो उस पर चिल्लाई जा रही थी, वह थोड़ी देर तक उसे परेशान हट करती है। उसके बाद वो भी वहाँ से चले जाती है, और वह ओमेगा जो काम कर रहा होता है वो कोई और नहीं, हमारा लैन वांगजी है। ओके, जो कि लैन वांगजी अपना काम कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और वो जो लेडीज़ गई है वो कोई और नहीं, लैन वांगजी की आंटी थी, लैन फई और लैन चिरेन की वाइफ। ये दोनों ही वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसे आए दिन टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन वांगजी कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप अपना काम करता और इन सब को टॉर्चर को झेलता रहता। लैन फई के एक बेटी थी जिसका नाम लैन शिया था, वो भी एक अल्फा है। ओके, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या है वो आगे जाके जानेंगे। लैन फई और लैन शिया ये दोनों मिलके एक ऐसी राज को छुपा रहे होते हैं लैन कुरेन से, जो कि किसी को भी पता नहीं होता है, न कि वांगजी को। बस वो दोनों माँ बेटी को ही इस बारे में पता होता है, और वो दोनों इस सीक्रेट को, डार्क सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हैं। चलिए अब इसे आगे जान लेंगे कि कौन सा सीक्रेट है। अब हमें लैन वांगजी को दिखाया जाता है। लैन वांगजी अपना काम कर लेता है, रात के समय में भी उसे अपना सब काम वाम कर लेता है, लेकिन उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है कि आखिर उसने खाया कि नहीं। उस पर कोई कुछ भी ध्यान नहीं देता है। लैन वांगजी बचपन से ही इस घर में रहा है और ऐसा ही टॉर्चर होते आया है ओमेगा वर्ड पे कि तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ओमेगा के हद में रहना चाहिए, तुम्हें ओमेगा हो तो अल्फा के नीचे ही तुम्हें दब के रहना होगा। ये उसे शुरू से ही बताते आया है। और एक और बात यार, सॉरी गलती हो गई, लैन फेई जो है वो एक ओमेगा नहीं है, बल्कि वो भी एक अल्फा ही है, ठीक है। वो फीमेल अल्फा है, इसी वजह से उसने लैन शिया को बर्थ दिया था। ओके, तो सॉरी यार, बाय मिस्टेक पीछे के लिए। आगे आते हैं। इस
लैन हाउस में, इस छोटा से घर में लैन हाउस में 3 अल्फाज थे और एक छोटा हमारा वांगजी ही एक ओमेगा था। ओके, जिसे ये तीनों मिलके आए दिन बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते रहते हैं। वांगजी का ज़िंदगी एक हेल की तरह बीत रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कभी कोई एंजल आएगा जो उसे इस हेल से बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा। वो बस यही सोचता रहता है और अपने रूम की खिड़की पे बैठ के चाँद को देखता रहता है और गॉड से प्रे करता रहता है, प्लीज़ गॉड उसके लाइफ में कोई ऐसा एंजल को भेज दो जो कि उसे इस नर्क से बाहर निकाल सके। वो अब और नहीं जी पा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा यहाँ तकलीफ़ हो रही है और उसके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने गगा को याद करने लगता है। हाँ, वांगजी का एक और गगा था लैन सिचन, जो कि ओमेगा ही था, लेकिन वह यहाँ के टॉर्चर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो इस घर को ही छोड़ के भाग गया होता है बहुत ही छोटी सी उम्र में। अब वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब लैन सिचन का क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। यहाँ वांगजी ये सब सोचता हुआ और मन में बोले जा रहा होता है कि गगा आप क्यों चले गए, आप पता नहीं कहाँ हो भी कि नहीं हो। अगर आप गए जाना ही, यानी कि आपको जाना ही था, तो आप मुझे क्यों नहीं लगे, मुझे यहाँ इन क्रूअल लोगों के बीच में क्यों छोड़ के चले गए। ये लोग इंसान नहीं, इंसान के नाम पे राक्षस है। मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ तकलीफ़ होती है, गगा आप मुझे यहाँ छोड़ के क्यों चले गए। और वांगजी ऐसे कहता हुआ बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि अब उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वांगजी को आए दिन सिर्फ ओमेगा की वजह से ही टॉर्चर किया जाता था। ऐसा ही सोचता सोचता वांगजी अब जाकर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। लैन खुरेन अपने घर में बहुत ही ज़्यादा हड़पड़ दरपड़ में आता है और लैन हुई को बुलाने लगता है। लैन हुई की लैन फई, हाँ, लैन फई को बुलाने लगता है। लैन फई तुम कहाँ हो, जल्दी नीचे आओ, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। लैन फई भी जल्दी से नीचे आ जाती है और कहती है, हाँ बोलो लैन खुरेन, आखिर तुम्हें इतनी कौन सी ज़रूरी बात करनी है जो तुम इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो। दूसरी साइड से लैन सिया भी आ जाती है, बोलती है डैड क्या हुआ, आखिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो। वो दोनों ही जब नीचे आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, वो इतना बोल के यानी कि चिल्ला क्यों रहे हैं। तो लैन किरेन बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लैन फई और लैन शिया यह देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं कि आखिर उसके डैड इतने खुश, यानी कि उसके हस्बैंड और उसके डैड इतने खुश क्यों हैं। वो थोड़ा इस पर कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। उन दोनों का कन्फ्यूज़ फेस देख के लैन किरेन स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों को ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं देने वाला हूँ, जिसे जानकर तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। वो दोनों भी एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से उनको यानी कि लैन किरेन को देखने लगते हैं कि आखिर कौन सा बात है कि वो इतने ज़्यादा बोल रहे हैं। और लैन किरेन बोलते हैं कि चलो चलो पहले अंदर चल के बैठते हैं, फिर मैं तुम दोनों को बताता हूँ। वो दोनों जाके वो तीनों जाके अंदर सोफे पर बैठ जाते हैं। तब लैन किरेन कहते हैं कि अब हमारे पास एक जैकपॉट लग चुका है और अब हम जल्द ही बहुत ही ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। यह सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे हम लोग अमीर हो जाते हैं। तो लैन चिरेन देखते हैं वांगजी की तरफ और यानी कि लैन चिरेन को वांगजी की तरफ देखते हुए देख के वो दोनों माँ बेटी भी वांगजी की तरफ देखते हैं और वो लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मतलब है वांगजी का। मतलब लैन चिरेन कहते हैं कि वांगजी का एक रिश्ता आया है जिसने कहा है कि वो हमें बहुत सारा पैसा देंगे, बस वो जो लड़का है वो एज में ज़्यादा ही बड़ा, यानी कि वो 40 ईयर्स ओल्ड है और उसकी पहले ही दो बीबियाँ वो रह चुकी है जिनका अब डेथ हो चुका है। तो इस पे वो दोनों कहती है कि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसा कितना देने वाले हैं। तो वो कहते हैं वो हमें पूरे 10 लाख देने वाले हैं। यह सुनकर उन दोनों का आँख बड़ी बड़ी हो जाता है और कहता है क्या सच में 10 लाख। तो वो कहते हैं हाँ हमें 10 लाख देने वाले हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, हम कब वांगजी को हमें यहाँ से हटाना है, यानी कि। और उस दूसरी तरफ लैन जिया कहती है डैड इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि लैन वांगजी की शादी, इसका मतलब ये हुआ कि लैन वांगजी को हमें सेल करना है। तो वो कहता है हाँ कुछ भी समझ लो, मगर हमारे पास तो अब जैकपॉट लग चुका है। वो तीनों ही इस बात पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। अब वो सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और अब ये गरीबी वाली ज़िंदगी उनकी नहीं रहेगी, क्योंकि लैन किरेन ज़्यादा बड़ी कंपनी में काम नहीं, बस छोटी सी पोस्ट पे काम करता था, जिसकी उनकी हाईएस्ट तो 10,000 या 12,000 का मंथली था, जिस पे उन तीनों का गुजारा नहीं हो पा रहा होता है। और उस पर एक वांगजी भी था, तो वो लोग और भी ज़्यादा चीर कर वांगजी को हट किया करते थे। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांगजी जो कि ये सब बात सुन रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अब रोने लगता है एक कोना पे बैठ के। वो कहता है कि नहीं मेरे साथ गॉड आप इतना ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते हो, आप इतने क्रूअल मेरे साथ नहीं हो सकते हो। लेकिन वांगजी का सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, वो बस वहाँ रोता रहता है। अब हमें लगभग
एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है एक मैरिज हॉल का, जहाँ वांग जी की मैरिज होने वाले थे। वहाँ सिर्फ वांग जी ही नहीं बल्कि दो लोगों की मैरिज होने वाली थी। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। मैरिज स्टार्ट ही हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही लैंड कर जाता है और सब लोग इधर उधर होने लगते हैं। उसी में एक गड़बड़ हो जाता है, मगर इस बात का किसी को कुछ खबर नहीं था। दोबारा ही कुछ देर के बाद लैंड आ जाता है और अब हमें मैरिज दिखाया जाता है। मैरिज दोनों की ही हो जाती है, वेन चाओ की भी और वह दूसरे कपल की भी। अब हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी एक बेड पे बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा होता है, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा है कि अल्फा से सिर्फ ओमेगा को अपने बेड वॉर्म के लिए यूज़ करते हैं और अपने गुलामों की तरह ही रखते हैं। इस और उनकी उनकी आंखों में यानी कि उनके नज़रों में ओमेगाज के लिए कोई भी इज्जत नहीं होती है। इस बात पे वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। वांग जी वो बस इंतज़ार कर रहा होता है उस अल्फे का, और पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। वो अल्फा आकर उसके साथ क्या करेगा। वो बस ऐसा ही रो रहा था साइलेंटली और बैठा हुआ था। तभी कुछ देर के बाद का में सीन दिखाया जाता है रूम का ओपन हो, यानी कि रूम के डोर का ओपन होने का आवाज़ आता है। तब वांग जी हल्का सा उधर देखता है, लेकिन उसके फेस पे वेल था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो लेकिन अब वो करे तो करे क्या, उसकी मैरिज हो चुकी है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इस अल्फा के एक्सेप्ट करने के। अब वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, पता नहीं वो अल्फा किस टाइप का होगा। ऊपर से उसकी बहन उसे बहुत ही ज़्यादा डरा के रखा हुआ था कि तुम्हारे जैसे के लिए वैसा ही अल्फा ठीक है। 40 साल का बुढ़ा जिसके बाल झरे हुए हो और उसके दांत टूटे हुए हो, उसके फेस पे कितने सारे मार्क हैं, ऐसा वैसा कहकर बहुत ही ज़्यादा वांग जी को डरा के रखा था। वांग जी इमेजिन करके ही बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है कि पता नहीं उसका अल्फा कैसा दिखता होगा। 40 साल का बुढ़ा ही सुन के वो घबरा रहा होता है। वही कुछ देर के बाद यानी कि वो अल्फा तब यानी कि वांग जी का धीरे से ध्यान टूटता है, क्योंकि वो अल्फा अब यानी कि वो अल्फा जो था वो वांग जी के काफ़ी करीब आ चुका हुआ होता है और वह धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे वांग जी का वेल हटा रहा होता है। वांग जी भी अपनी आँख को एकदम टाइटली बंद करे हुआ था, बस देख रहा था कि अब वो उसका कुछ नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वह इससे कुछ भी नहीं कर सकता। वो बस देख रहा यानी कि शांति से बैठा हुआ होता है। वो अल्फा जब उसका वेल हटाता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है शॉक में, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया होगा इस ओमेगा को अपने पास। वांग जी तो डर के मारे अपने नज़रों को नीचे ही रखा होता है, उसने उस अल्फा को नहीं देखा हुआ होता है। और वो अल्फा जिसने वांग जी को देखा वो शॉक के मारे खड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो उसके सामने वो ओमेगा है जिसकी उसने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। उसे पता ही नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल भी ऐसे ओमेगा इस वर्ल्ड में होता है, बिल्कुल एंजल टाइप का। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा तैयार किया हुआ होता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है और वो अल्फा उसे देखे जा रहा होता है। वांग जी जब देखता है कि वो अल्फा बिल्कुल भी हलचल नहीं करता है, उसे डर भी लग रहा होता है, मगर वो उस अल्फा की तरफ नहीं देख रहा होता है। वो अल्फा देखता है कि हाँ ये ओमेगा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, तो उसको बस आराम से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। वांग जी उसकी आवाज़ सुनकर उसे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मगर इसमें वो अजीब सा फील नहीं आ रहा होता है उसे, इसलिए वांग जी को अच्छा लग रहा होता है इस अल्फा को। अल्फा की आवाज़ सुनकर वो उसे देखना चाहता था, मगर उसकी यानी कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ऊपर करके उस अल्फा को देख सके, क्योंकि वो पहले ही इमेजिन कर चुका था कि वो किस टाइप का होगा, इसलिए उसे देखने में भी थोड़ा डर लग रहा होता है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर उसे उतना बुरा भी नहीं लग रहा होता। वो एक पल के लिए तो देखना भी चाहता था और एक पल के लिए नहीं। तब वो अल्फा उसके चिन के नीचे अपनी उंगली रखकर उसे धीरे धीरे ऊपर करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखता है, कहता है सच में शी इज़ सो लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे बस यही आवाज़ आती है, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। यह सुनकर वांग जी पता नहीं क्या होता है, मगर वो अपनी आंखें अब धीरे धीरे ओपन कर रहा होता है। अब वो जो अल्फा को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो वो शॉक हो जाता है। शॉक के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या यही है वो। लेकिन सीजे ने तो कुछ और ही बताया था। फिर ये वो ऐसा ही कंफ्यूज होकर विंग यानी कि विंग, हाँ वो अल्फा कोई और नहीं हमारा विंग था, जो कि वांग जी को देखे जा रहा होता है। और विंग भी कंफ्यूज था कि आखिर ये ओमेगा इसे ऐसे क्यों देख रहा होता है। विंग वांग जी से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। तो उस पर वो ओमेगा कहता है कि नहीं उसे नहीं पता था, वो अपने सिर को चेक करता है। तो विंग कहता है ओ कोई बात नहीं, तुम अगर
यानी कि तुम घबराओ मत, तुम जाओ आराम से जाके फ्रेश हो जाओ। तो वो ओमेगा बस उसी को देखे जा रहा होता है, यानी कि वांगजी बस विंग को देखे जा रहा होता है। तो विंग कहता है देखो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके सिर पे बहुत ही प्यार से हाथ फेरता है और उसे कहता है कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। और वांगजी को ऐसे ही छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तो विंग को वो पीछे से पुकारता है कि अल्फ़ा। तो विंग फिर पीछे पलट के देखता है और कहता है क्या हुआ? तो वांगजी कहता है कि मैरिज नाइट पे तो कुछ और ही होता है। और तो विंग उसके पास आने लगता है और इससे वांगजी थोड़ा घबरा जाता है। तो विंग कहता है कि क्या तुम ये करना चाहते हो? तो वो वांगजी कुछ भी नहीं कर रहा होता है। विंग थोड़ा और उसके क्लोज आता है तो देखता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। तो वो वांगजी को आराम से पेट कर उसके सिर पे पेट करता है और कहता है कि देखो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम आराम से अपना टाइम ले सकते हो, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। तो तुम जाओ फ्रेश हो जाओ आराम से, बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे इस जर्नी की वजह से। और वो विंग वहाँ से फ्रेश होने के लिए खुद दूसरे रूम में चला जाता है। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है यह सुनकर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि क्या उसके अल्फ़ा ने उसे आखिर क्या क्या है। पहले तो वो अब उस अल्फ़ा को देख के ही शौक था कि आखिर इतना हैंडसम अल्फ़ा है, और सीजन ने तो उसे कुछ और ही बताया था। वो फिलहाल के लिए कंफ्यूज था, लेकिन विंग ने जो कहा था वो चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो देखता है विंग भी फ्रेश होकर आ चुका हुआ है। फिर वो वहाँ पे उसे यानी कि आकर खाना देकर जाती है। वो दोनों ही आराम से खा लेते हैं और विंग वांगजी को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जाओ जाके एक साइड सो जाओ। वांगजी भी चुपचाप, फिलहाल वो डरा हुआ था तो जाके एक साइड लेट जाता है और विंग भी दूसरे साइड जाके लेट जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग वांगजी दोनों ही रूम से जब नीचे आते हैं तो विंग की ग्रैंड माँ यानी कि बाउसे सरन वो वांगजी को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यह वो ओमेगा नहीं है जिसे वो उसने यानी कि उन्होंने विंग के लिए पसंद किया था। वो विंग को कहती हैं कि विंग ये ओमेगा कौन है? तो विंग कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि ग्रैंड माँ आप कैसी बातें कर रही हो? आपने ही तो इस ओमेगा को मेरे लिए पसंद किया था और आप बोल रही हो कि ये ओमेगा कौन है? ये वही ओमेगा है जिसने मुझसे शादी की है। इस पे यानी कि बाउसे सरन कहती हैं कि नहीं, ये ओमेगा वो नहीं है जिससे मैंने तुम्हारी शादी फिक्स की थी। और विंग भी शॉक हो जाता है। वो वांगजी की तरफ पलट के देखता है और फिर अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखता है और कहता है कि ग्रैंड माँ आप ये क्या कर रही हैं? तो यानी कि बाउसे सरन आती है और वांगजी के पास। वांगजी इससे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, यानी कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो बस देखे जा रहा होता है बाउसे सरन को, जो कि उसके पास जल्दी से आके उसका हाथ पकड़ी हुई होती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अल्फा और बाउसे सरन एक अल्फा ही है। ओके, बाउसे सरन को देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है अल्फाज ओमेगा के साथ कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन उसका अल्फा उसने ऐसा नहीं किया। इसके लिए वांगजी के दिल में विंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कल रात को ही आ गया था वांगजी के यानी कि विंग की बिहेव को देखकर। लेकिन अभी वो बाउसे सरन को देख के बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। तो बाउसे सरन उसे आराम से शांत करती है और कहती हैं कि देखो बच्चा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आखिर तुम ये विंग के पास आए कैसे? इस पर वांगजी अपनी एकदम स्लो आवाज़ में कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। और फर्स्ट टाइम विंग ने वांगजी की आवाज़ सुनी थी, जो कि इतनी ज़्यादा सुरीली थी, इतनी ज़्यादा प्यारी आवाज़ थी। वो तो उसकी आवाज़ में ही खो गया था और वो बस वांगजी को देखे जा रहा होता है। और यहाँ बाउसे सरन वांगजी को कंसोल कर रही होती है कि देखो बच्चा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मैं उनसे बात कर लूँगी जिससे विंग की शादी होने वाली थी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वांगजी इधर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि अब उसे लग रहा अब यानी कि अब उसे लग रहा होता है कि उसके अंकल अब उसे छोड़ेंगे नहीं, वो उसे ज़रूर हर्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से विंग यानी कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब विंग देखता है कि वांगजी की आंखों में आंसू है तो वो जाता है, बाउसे सरन को साइड कर विंग यानी वांगजी को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और उसे कंसोल करने लगता है कि देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगा। और विंग को यानी कि वांगजी को बहुत ही टाइटली हक कर रहता है। वांगजी भी यह हक पाकर उसे बहुत ही अच्छा फील होता है कि हाँ, कोई है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रहा है। भले किसी ने किया ना हो, लेकिन कभी उसे किसी ने ऐसी बातें भी नहीं की थी कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इसी वजह से वांगजी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है और वो विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइट और भी हक कर लेता है। और विंग यह देखकर उसे और भी ज़्यादा अपने क्लोज कर लेता है और उसे शांत कराने लगता है। कुछ देर के बाद वांगजी शांत भी हो जाता है। तभी हमें घर का डोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग आए हुए होते हैं। जब
देखते हैं कि कुछ लोग आए हैं, तो बादशाह सरन और विंग दोनों ही उस साइड देखते हैं, तो देखते हैं वहाँ वही है जिससे वांग जी यानी कि जिससे विंग की शादी होने वाली हुई होती है। और बादशाह सरन विंग दोनों ही उस साइड देखते हैं। उसके साथ वो एक और अल्फा भी था, वो चारों के चारों अंदर आते हैं और बादशाह सरन विंग दोनों ही उस साइड देखने लगते हैं। लेकिन वो थोड़े कन्फ्यूज थे, क्योंकि बादशाह सरन वो दोनों यानी कि ओमेगा के पेरेंट्स को तो जानते हैं और उस ओमेगा को भी जानते हैं, लेकिन वो अल्फा कौन है वो उसे नहीं जानते हैं। और वो तीनों यानी कि विंग, वांग जी और बादशाह सरन वो तीनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। बादशाह सरन के पास वो चारों आ जाते हैं, तो यानी कि उस ओमेगा के पेरेंट्स वो दोनों ही बादशाह सरन के सामने झुकते हुए उसे कहते हैं कि सॉरी, हम अपने बेटी के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमें लगा नहीं था कि हमारी बेटी कुछ ऐसा कर देगी। तो इस पे विंग और बादशाह सरन दोनों ही कन्फ्यूज़ होकर उनके तरफ देखते हैं और बैठे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि हमारी बेटी किसी और अल्फा से प्यार करती थी और वो उसने ही आकर यानी कि मेरी बेटी को ले गए हैं। तो इस पे बादशाह सरन कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं मिस यानी कि जिन गोंगसान, आप ये क्या कर रहे हैं। तो उस पर गोंगसान जिन गोंगस्वान कहता है कि हाँ, मेरी बेटी मैं किसी और अल्फा से प्यार करती है और इसी वजह से वो अल्फा आकर उसके शादी के दिन ही उसे वहाँ से ले गया हुआ होता है और इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगने आए हुए होते हैं अपनी बेटी की इस हरकत की वजह से। इस पे बादशाह सरन कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही था आपको पहले बताना चाहिए था। तो वो लोग कहते हैं कि हम अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं और वो लोग कुछ देर और बैठ के वहाँ पे बातें करते हैं और बादशाह सरन उन्हें माफ़ कर देती हैं, कहती है ठीक है, अब बच्चे से गलती हो गया, कोई बात नहीं। अब वो लोग वहाँ से फिर चले जाते हैं। वो फिर बादशाह सरन मुड़ती है वांग जी की तरफ और उनसे कहती है कि तुम कौन हो बेटा और तुम यहाँ कैसे आए। यानी कि बादशाह सरन की बातें सुनकर वांग जी भी कन्फ्यूज़ था कि हाँ भाई, वो यहाँ आया तो आया कैसे, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि वो आखिर यहाँ कैसे आया। वांग जी उनकी तरफ देख रहा होता है कन्फ्यूजली। तो कहती हैं कि आखिर तुम मुझे कुछ भी बताना चाहोगे, यानी कि अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। तो इस पे वांग जी कहता है कि जी आंटी, जी मैम, जी मैम, मैं आपको बताता हूँ। तो इस पे बादशाह सरन कहती है कि तुम्हें मुझे मैम कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ग्रैंड माँ कह सकते हो, क्योंकि मैं विंग की ग्रैंड माँ हूँ। अब आज से मैं तुम्हारी भी ग्रैंड माँ हूँ, क्योंकि मैं यानी कि तुम अब विंग के ओमेगा हो, तो इसलिए वजह से तुम मुझे ग्रैंड माँ कह सकते हो। तो वांग जी कहता है ओके ग्रैंड माँ, और वो तीनों ही जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। वांग जी धीरे से बताता है कि उसका नाम वांग जी है और उसका नाम और यानी कि बर्थ नेम जैन है। यह नाम सुनने के बाद विंग अपने मन में ही दोहराता है लेंजन, बहुत ही प्यारा नाम है। और बादशाह सरन बस लेंजन को देख रही होती है। वो देखती है कि वांग जी के फेस पे और उसके नेक पे थोड़ा थोड़ा चोट लगा हुआ है। उन्हें कुछ यानी कि वो कुछ और ही समझ रही होती है। उन्हें लगता है कि शायद विंग और वांग जी ने अपना नाइट स्पेंड किया है, इसी वजह से ये सब वांग जी को लगा है। मगर ये तो भाई गलत फहमी है उनकी। अब उन्हें को क्लियरली बता जाए, वो फिलहाल वो सब नहीं पूछती हैं। अब कहती है ठीक है, क्या तुम अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहोगे। तो वांग जी इस पर चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो बादशाह सरन कहती है कि देखो बेटा, तो मुझे तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना कि तुम यहाँ आ गए, और ये सब कैसे हुआ, ये सब तो हमें पता करना होगा ना। तो वांग जी इस पर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है अपने फैमिली का नाम सुनकर, क्योंकि वो वापस वहाँ नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से विंग जब देखता है कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है, तो वो वांग जी को बहुत ही टाइटली हक फिर से कर लेता है। और वो कहता है कि देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना, कोई फोर्स नहीं करेगा तुम्हें, ओके। और वो वांग जी को फिर से शांत कराने लगता है। बादशाह सरन भी शांत हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बातों से वांग जी थोड़ा भी घबराए या फिर उसे हर्ट हो। वांग जी कहता है कि मैं बताता हूँ। और उसके बाद वांग जी उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे वह अपने घर पे रहता है और उनके आंटी है, एक अंकल है और उसकी भी एक बेटी है। वो तीनों ही अल्फा है। उस दिन उस चर्च में जहाँ हमारी शादी हुई है, वही मेरी भी शादी थी। ये सब सुनकर विंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई वो फर्स्ट नज़र में ही वांग जी को देख के लव इज फर्स्ट साइड हो गया था उसे। अब वो जब सुनता है कि उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। मगर वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है कि हाँ भाई, वो इसी वजह से तो उसकी शादी अगर फिक्स वहाँ नहीं हुई होती तो फिर विंग को वांग जी कैसे मिलता। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। और मेरा गला ख़राब है, थोड़ा माइंड मत करना, ओके। और विंग वांग जी को साइड से आकर के बैठा रहता है और वो दोनों ऐसे ही करते यानी कि बैठे में रहते हैं। तभी बादशाह सरन करती है आखिर ऐसे यानी कि ब्राइट चेंज कैसे हो गई, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो लोग फिलहाल इस बात को टाल देते हैं और
विंग वांगजी को लेके अपने रूम में चला जाता है। वो उसे वहाँ पे बैठाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब चोटें कहाँ से लगी है। मैं ग्रैंड माँ के यहाँ पे नहीं पूछ पाया क्योंकि वो कुछ अलग अलग ही वे में ले रही थी। इस पे यह वांगजी भी समझ गया था कि आखिर विंग क्या कहना चाहता है। इस वजह से उसका मुँह हाथ यानी कि मुँह पूरा का पूरा रेड टमाटर की तरह लाल हो गया था और वह विंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा होता है। फिर विंग कहता है देखो फिलहाल वो सब छोड़ो, अब ये मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब आखिर किसने किया है, तुम मुझे सच सच बताओगे। तो विंग की बात सुनकर वांगजी कुछ भी नहीं कर रहा होता है। तो वो कहता है देखो लेजेंड, तुम मुझे बता सकते हो कुछ भी। हाँ, अब से मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे सारे तकलीफ़ों पे मेरा हक है। तुम बताओ मुझे क्या आखिर क्या प्रॉब्लम है। विंग वांगजी को यानी कि वांगजी विंग की तरफ देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका हुआ था ये बातें सुनकर और उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो विंग को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है और वो अब अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वांगजी को यानी कि विंग को सब कुछ सच सच बताने लगता है कि आखिर बचपन से उसके साथ क्या कुछ होता आया है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा था उस घर में, उसके अंकल आंटी उसके साथ कैसे बिहेवियर रखते थे। यह सब जानने के बाद तो विंग का गुस्सा उसके सर पे चढ़ा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो तो सोच रहा था कि वो उन सबको बर्बाद ही कर देगा। आखिर एक इतने प्यारे से ओमेगा के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल आंटी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगे। यह सुनकर विंग की बातें सुनकर वांगजी कर रहा था प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उन्होंने भले मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया है लेकिन मुझे बचपन से उन्होंने ही पाल कर बड़ा किया है। पता नहीं अब तक मैं जिंदा रहता भी या नहीं। यह सुनकर विंग जल्दी से वांगजी के माउथ पे हैंड रख देता है और कहता है कि तुम ये बकवास बातें करना बंद करो, समझ में आया। तुम चुपचाप अब शांति से ऐसा दोबारा मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया। वांगजी जब देखता है कि विंग इस बात पर गुस्सा आ गया तो वो भी कहता है कि प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं करूँगा। वो दोनों एक दूसरे को टाइट करते हैं। इन थोड़ी ही देरों में यानी कि इन कुछ ही घंटों में वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता हो, ऐसा उन दोनों को फील आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, खासकर तो वांगजी क्योंकि उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतने प्यारा इतना केयरिंग हस्बैंड उसे मिला होगा। वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुद को अब लकी फील कर रहा था और वो गॉड को भी शुक्रिया कर रहा था कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी प्रे सुन ली, मेरे लाइफ में एक एंजल को समझ तो भेज दिया। अब ऐसा ही दिन बीतने लगा हुआ था। विंग वांगजी एक साथ रह रहे थे। विंग वांगजी को यानी कि वांगजी को विंग वांगजी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा पेम्पर कर रहा होता है जैसे कि एक छोटे बच्चे को करते हैं। और विंग की ऐसी यानी कि ऐसा केयर देखकर वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। उसके पहले जितने ज़्यादा दिल में जख्म थे समझो तो विंग उस पर मरहम लगाने का काम कर रहा होता है। इतना ज़्यादा वांगजी को प्यार कर रहा होता है मगर दोनों ने अभी तक एक दूसरे के क्लोज नहीं आए, उतने क्लोज नहीं आए होते। इन दोनों एक दूसरे को टच नहीं किया होता है। आई मीन इंटीमेसी यार वो लोग नहीं किए होते हैं लेकिन वो लोग एक दूसरे को फिलहाल किस बस फोरहेड पे की ही विंग हमेशा सोते वक्त वांगजी के फोरहेड पे किस करके उसे गुड नाइट कर बहुत ही टाइटली हक करके उसे सो जाया करता था। ऐसे ही उन दोनों का दिन बीत रहा होता। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे एक दूसरे को पाकर, खासकर वांगजी। यार सॉरी, एक ही बात को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब आज विंग को जाना था अपने फ्रेंड्स के पास यानी कि उनके फ्रेंड्स के पास जिन्हें पता चल गया था कि विंग की शादी हो चुकी है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे कि भाई तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं था। फिलहाल यह मैरिज सीक्रेट रहने वाला था। तो वो लोग कह रहे हैं अच्छा सीक्रेट रहने वाला था कि तो क्या हम पूरे यानी कि पूरे शहर में माइक लेके ऐलान कर देते कि हाँ भाई विंग उजियान की शादी होने वाली है, आप लोग जान लो। और ऐसा ही कर रहे होते और तूने अपने दोस्त यानी कि हमें भी नहीं पूछा, हमें भी गैर कर दिया, तू तो नमक हराम निकला। ऐसा ही वो विंग को बोल रहे होते हैं। तो वो कहता है अरे यार तुम लोग इतना भड़को मत, ग्रैंड माँ ने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ये सब किया था तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो विंग की बातें सुनकर वो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, बहाने बनाना बंद कर, ड्रामेबाज। मुझे ये बता कि तेरा ओमेगा कहाँ है, हमें देखना है तेरे ओमेगा से। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मिला दूंगा, इतनी भी तो लोग को जल्दी क्या पड़ी हुई है। और वो सिचन की तरफ देख के कहता है कि सिचन, हाँ भाई विंग का यानी कि वांगजी का जो भाई था लैन सिचन जो कि बचपन में भाग चुका था वो जिंदा था। वो बहुत ही ज़्यादा अब हैप्पी था क्योंकि वो बड़ा हो चुका होता है और उसने जियांग चेंग से शादी कर ली थी। उन दोनों ने लव मैरिज की थी और इस पर वांगजी बहुत ही यानी कि लैन सिचन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। और वह अपने वांगजी के बारे में भी जानने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है क्योंकि लैन हाउस के लोगों ने यानी कि लैन किरण ये सब ने वांगजी को घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं दिया था। उसे हमेशा घर में ही रखते थे। इस वजह से लैन सिचन को वांगजी का कोई भी अपडेट नहीं मिलता था।
और वो हमेशा वांग जी को बहुत ही ज़्यादा मिस किया करता था। और वो हमेशा विंग से कहता था कि मेरा भाई लैन वांग जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो बिल्कुल एक एंजल के जैसा है। इसी वजह से आज वांग जी को यानी कि विंग लैन सिचन की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि हाँ लैन सिचन, तुम क्या कहते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। और उसने कभी भी विंग के सामने अपने भाई का नाम नहीं लिया होता है, वो बस हमेशा उसे अपना लिटिल डीडी कहता था। इसी वजह से विंग को नहीं पता है कि उसके भाई का नाम लैन सिचन है या लैन वांग जी, कुछ भी नहीं पता था। ओके, और विंग बहुत ही ज़्यादा वांग जी यानी कि लैन सिचन की तरफ घूम के उसे इतराते हुए बोलता है कि तुम जो बोल रहे थे वो बिल्कुल झूठे है, मेरा ओमेगा दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेस्ट ओमेगा है। यह सुनकर लैन सिचन कहते ओ हेलो मिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ओमेगा भाई दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा होगा। मैं ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भले मैंने उसे देखा नहीं है बचपन से, मगर वह मुझे पूरा गारंटी है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा होगा। क्योंकि जब वो 5 साल का था तब तक मैं उसके साथ था और मैंने उसे देखा है, वो हर बढ़ते दिन तक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहा होता है। इसलिए मुझे पता है मेरा भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो इस पर विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा ओमेगा हस्बैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत हस्बैंड है। ये दोनों ही इस बात पर बहुत ही ज़्यादा बहस कर रहे होते हैं। तभी साइड से उनके बाकी दोस्तों का आवाज़ आता है कि अरे तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करना बंद करो, अगर इतना ही तुम लोग को खुजली हुई है, या विंग को कह रहा है तुम इतनी खुजली हो रही है तो तुम अपने ओमेगा से मिला क्यों नहीं देते, बस अपने सबका बंद हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा यानी कि तुम्हारा ओमेगा ज़्यादा खूबसूरत है या फिर लैंड सिचन का ओमेगा भाई ज़्यादा खूबसूरत है। विंग भी कहता है ठीक है, वेट एंड वॉच, बस कुछ दिन में मैं पार्टी देने वाला हूँ, उसे मैं अपने ओमेगा को भी लाऊंगा, ठीक है, और तुम लोग देख लेना, मेरा ओमेगा दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है। इस पर लैंड सिचन कहते हैं वेल देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा ही कहते हुए वहाँ पे का टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो लोग ऐसे ही कुछ देर टाइम और बिताते हैं। उसके बाद विंग चला जाता है वापस अपने हाउस। वहाँ पे वांग जी जो कि विंग का इंतज़ार कर रहा होता है, वांग जी को देख यानी कि विंग जब आता है तो वांग जी को देखता है कि उसका इंतज़ार कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। वो आता है वांग जी को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है बॉबे आर यू ओके। तो वो कहता है यस मैं ठीक हूँ। और विंग विंग आप विग गगा भले विग गगा आप इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए। विंग ने वांग जी को कहा था कि तू मुझे विग गगा ही बोला, तो वांग जी ने भी हाँ कर दिया था। इस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि गगा आप इतने लेट कैसे हो गए। तो वांग जी को विंग कहता है कि बस अपने दोस्तों से मिलने गया होता, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, और कुछ दिन के बाद मैं अपने दोस्तों को पार्टी देने वाला हूँ मेरे मैरिज की, इसी वजह से मैं तुम्हें भी वहीं ले जाऊँगा। तो वो कहते हैं ओके गगा, फिलहाल आप चलिए डिनर कर लीजिए, बहुत ही लेट हो चुका है। तो विंग वांग जी दोनों जाते हैं, डिनर करते हैं और विंग वांग जी के साथ रूम में चला जाता है। विंग जब सोने की तैयारी कर रहा होता है तो वो वांग जी की तरफ देखता है, जो कि बस एक जगह खड़ा होकर विंग को देखे जा रहा होता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, आज तुम्हें सोना नहीं है, पूरी रात जागना है, चलो आ जाओ सो जाओ। तो विंग की बात सुनकर वांग जी फिर भी कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करता है, बस विंग को देखे जा रहा होता है। विंग इससे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। तो उसे आज वांग जी की नज़रों में कुछ अलग ही दिख रहा होता है। वो वांग जी को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे। कहता है वांग जी लंजन बॉबे क्या हुआ तुम्हें। तो विंग वांग जी को थोड़ा टैप करता है। तो वांग जी कहता है कि हस्बैंड जंग फू क्या आज हम वो सब कर सकते हैं। तो इस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं कि क्या क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी कहते हैं कि मैं अपने यानी कि मैं हमारे रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ गगा, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ और अब मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहता गगा। तो विंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। भाई वो इसी बात का तो इंतज़ार कर रहा होता है कि हाँ वांग जी कब उसे परमिशन देगा और वो वांग जी को ढेर सारा प्यार करेगा, जो वो पूरा दिन रात उसका उसे प्यार ही करता रहेगा। और विंग वांग जी से इतना परेशान हो जाएगा, तभी विंग वांग जी को नहीं छोड़ेगा। वो इतना ज़्यादा इमेजिन करके रखा था कि वो कैसे कैसे वांग जी से प्यार करेगा, किस किस पोजीशन में। अब वो यह सुनकर उसकी आंखें चमक जाती है, वो जल्दी से वांग जी को अपनी गोद में उठाता है, कहता है क्या सच में तुम चाहते हो कि हम आगे बढ़ें। तो इस पर वांग जी कहता है कि हाँ गगा मैं चाहता हूँ कि हम अब अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएं। विंग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करता है, वो एक पल भी देरी नहीं करता और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करना शुरू कर देता है। ऐसे ही वो बहुत ही ज़्यादा डीप किस करते करते वांग जी का धीरे धीरे बटन शर्ट का खोलने लगता है। अब वो वांग जी को लेकर बेड पे गिर जाता है। वांग जी भी इस बार बिल्कुल भी नहीं रिजेक्ट करता है, वो विंग को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है हर चीज़ में। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और उसे अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींच रहा होता है। इस पर यह रिस्पॉन्स पाकर वांग जी की विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हो जाता है और वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली समझो तो
विंग को किस करना शुरू कर देता है और वो दोनों ऐसा ही अपना क्वालिटी और वो दोनों एक दूसरे में ऐसे ही डूबे हुए होते हैं। धीरे धीरे विंग भी वांग जी को पूरा अंडरेस करने लगता है और वांग जी भी विंग को अंडरेस करने लगता है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे में लिपटे हुए थे जैसे कि वो दोनों ना जाने कितने वर्षों से एक दूसरे के लिए तड़प रहे हों। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। ऐसा ही धीरे धीरे टाइम यानी कि धीरे धीरे वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और विंग वांग जी के अंदर एंटर खुद को कराता है और वांग जी के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होना शुरू कर देता है। वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा होता है, उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है और वो विंग को और भी ज़्यादा फास्ट और डीप करने के लिए कर रहा होता है। इस बार वांग जी की अपने ओमेगा यानी कि ओमेगा फ्रेगनेंस को भी बहुत ही हाई मात्रा में रिलीज़ कर रहा होता है। इसे स्मेल करके तो विंग और भी ज़्यादा पागल हो रहा होता है। उस पर उसका अल्फ़ा यानी कि उसके ऊपर उसका अल्फ़ा हावी होना चाहता था, मगर विंग अपने अल्फ़ा को अपने अंदर ही लॉक करके रखा हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका अल्फ़ा उस पर टेक ओवर करे, क्योंकि वो खुद वांग जी को प्यार करना चाहता था। और विंग ने यानी कि वांग जी ने भी अपने ओमेगा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया क्योंकि वो दोनों खुद एक दूसरे को प्यार करना चाहते थे अपने होशो हवास में रह के। इसी वजह से उन दोनों ने अपने अपने ओमेगा अल्फ़ा को अंदर ही लॉक कर दिया था और विंग वांग जी के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा होता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिससे प्यार करेगा उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा उसे। वो दोनों ऐसा ही पूरी रात समझो 5 बजे तक का अपना लव सेशन शुरू करते हैं और विंग को यानी कि वांग जी को लेकर विंग ने जितना कुछ इमेजिन जितना पोजीशन इमेजिन किया था वो सारा वांग जी पे ट्राई कर देता है। और सुबह होते होते वांग जी की हालत ख़राब हो जाती है और विंग वांग जी से बैक करने यानी कि वांग जी विंग से बैक करने लगता है कि प्लीज़ गगा मुझे छोड़ दो, अब मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। विंग भी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है ओके बेबी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें क्लीन कर दूंगा। वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, इसी वजह से वो सो जाता है। विंग वांग जी को उठाकर चला जाता है बाथरूम में। वो विंग अब खुद को अब वांग जी को दोनों को क्लीन करता है, बाहर आके बेडशीट भी चेंज करता है और वांग जी को वहाँ पे सुला जाता है और वांग जी को हक कर वो खुद भी लेट जाता है और वांग जी को देखने लगता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि तुम मेरी ये लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम मेरी लाइफ में कैसे आओगे और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और उन सबको अब उनकी पनिशमेंट मिल रही है जैसा जिसने तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा यानी कि इतना गलत किया था। और विंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक किया हुआ होता है। ऐसा ही अब वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का यानी कि सुबह तो समझ हो चुका था, दोपहर का सीन दिखा जाता है जहाँ उसके डोर पे नॉक हो रहा होता है। विंग वांग जी दोनों बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, मगर विंग की नींद हल्की टूट जाती है। वांग जी तो फिलहाल सोया हुआ था बहुत ही गहरी नींद में क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वांग जी को विंग ऐसा ही अच्छे से बेडशीट में कवर कर देता है और खुद उठकर देखता है, बाहर निकल के देखता है तो बाहर सर्वेंट खड़ा हुआ होता है। तो वो पता है सर्वेंट जब वो गेट खोलता है तो सर्वेंट कहता है कि किरण माँ आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है तुम चलो हम आते हैं और वो उसे भेज कर रूम का गेट बंद कर देता है और फिर वापस अंदर आकर वांग जी को उठाने लगता है। कहता है बबे उठो ना, हमें नीचे जाना है, किरण माँ बुला रही है हमें। मगर वांग जी उठ नहीं रहा होता है उसे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसे वो थकान फील हो रहा होता है। वो कहता है गगा प्लीज़ मुझे सोने दो, अब मुझे पूरी रात नहीं सोने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान फील हो रहा है, मुझे सोने दो प्लीज़ गगा। और वो दूसरे साइड मुड़कर सो जाता है। मगर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है। कहता है उठ जाओ बबे अब हमें नीचे चलना चाहिए, चलो ब्रेकफास्ट कर लो वरना तुम्हें और भी ज़्यादा पेन होगा, पेन किलर भी ले लो। वो वांग जी को ऐसा ही परेशान कर उठा देता है। वो दोनों ही फ्रेश होते हैं और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। वो दोनों ही जब नीचे आते हैं तो बॉस शरण उन दोनों की तरफ बहुत ही अपनी छोटी छोटी आंखें करके देख रहे होते हैं और विंग वांग जी को गोद में उठा के ला रहा था क्योंकि भाई वांग जी की हालत ऐसी ख़राब थी कि वो चलने के लायक नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। वो अपने फेस को विंग के चेस्ट में हाइट यानी कि उसके गर्दन में छुपाया हुआ होता है और वो आराम से वैसे ही बैठा हुआ होता है और विंग वांग जी को ऐसे ही कैरी करके लाता है और अपने लैप पे ही बैठा लेते हैं क्योंकि वांग जी नीचे बैठने पे कंफर्टेबल नहीं था, उसे पेन हो रहा होता है, इसी वजह से उसे अपने लैप में ही बैठाया होता है। और बॉस उन दोनों को देख रही होती हैं। वो दोनों अब धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहा होता है। अब बॉस वहीं पर बैठी थी और वो विंग को कहती हैं तुम्हें थोड़ा आराम से नहीं करा जाता, इतने ज़्यादा तुम दोनों शोर मचा रहे होते कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, तुम्हें अब अपना रूम साउंड प्रूफ करवा लेना चाहिए विंग। तुम अब तुम्हारे पास एक ओमेगा भी है, क्या तुमने सोचा है कि तुम यानी कि इस महल इस मेंशन में और भी लोग रहते हैं। विंग को तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है अपने ग्रैंड माँ की तरफ मिलकर ओ हाँ सच में ग्रैंड माँ, और जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, पता ही आवाज़ सुन गया तो कान में रुई रख के सो जाते। विंग बहुत ही ज़्यादा सिमलेस था और वो अपनी ग्रैंड माँ से ऐसा ही बातें कर रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर वांग जी तो लाल पीला हो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था। अब वो कहता है ओ माय गॉड ये दोनों कितने ज़्यादा सिमलेस है, कैसे बातें कर रहे हैं। मगर वहाँ के सर्वेंट सबको उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता क्योंकि वो जानते कि ये दोनों ही
ये चाइल्ड और ग्रैंड माँ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिमलेस है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ओपनली हर बातें करने लगते हैं। ये लोग अगल बगल में देखते भी नहीं है, भाई कोई है तो शांत हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुझे नहीं सुना चल निकल ले यहाँ से, हम तो बात करेंगे, तुझे उसे फ़र्क पड़ रहा है तो तू अपना कान बंद कर, हम नहीं रुकेंगे। ऐसा उन दोनों का हाल था। तो इस वजह से सर्वेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो इन सब के इन दोनों से रग रग के यानी कि इन दोनों के रग रग से वाकिफ़ थी। मगर वांग जी बेचारा लाल पिए हुए होते जा रहा था। वो विंग के चेस्ट पे मुक्का मारता है कि प्लीज़ अब शांत हो जाओ, मगर विंग है जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा होता है। तो वांग जी विंग के माउथ पे हाथ रख देता है, कहता है प्लीज़ गगा चुप हो जाओ। तो विंग भी देखता है वांग जी की तरफ, जो कि पूरा लाल टमाटर हुआ होता है। तो विंग को बहुत ही हंसी आती है वांग जी को देख के, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है उस वक्त। तो विंग बेचारा अपने ओमेगा को और भी ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वह अब शांत हो जाता है और वांग जी राहत की सांस लेता है। ओ माय गॉड, इन दोनों अब यानी कि ये दोनों सिमले सब शांत हो गए और वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग वांग जी को टैबलेट खिलाता है और उसे वापस अपने बेड में सुला देता है और फिर नीचे आ जाता है। अब ग्रैंड माँ से बातें करने लगता है। अब उनसे पूछता है कि क्या हुआ ग्रैंड माँ, क्या आपको पता चला कि उस दिन क्या हुआ था? उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ मुझे पता चल गया कि उस दिन क्या हुआ था। कुछ पल के लिए जो लाइन कटा था उसी वजह से इस घर ये इधर उधर होने के चक्कर में तुम्हारी ओमेगा चेंज हो गई थी। और ओमेगा तुम्हारी चेंज नहीं होती, बल्कि उसके लवर ने अपने ओमेगा को यानी कि उसे हटा दिया था वहाँ पे से, तुम्हारे पास से। और एक साइड में और जो शादी हो रही थी उस ओमेगा को तुम्हारे पास खड़ा कर दिया। और वहाँ पे जो अल्फा खड़ा हुआ था उसे पता नहीं क्या किया उसने, वो वहाँ से उसे साइड कर दिया था और तुम्हें यानी कि उस ओमेगा को लेकर वहाँ से भाग गया था। अब वो लोगों को लगा कि उनके ओमेगा खो गए, तो वो लोग उसे खोजने में के चक्कर में लग गए और इधर तुम दोनों की शादी हो गई। विंग ये सब जानता है तो कहता है ओ चलो अच्छा ही हुआ, मगर अगर ऐसा होता नहीं तो मुझे मेरा इतना क्या क्यूट सा प्यारा सा ओमेगा कैसे मिलता। इस पर वो दोनों ही स्माइल करते हो, कहते हैं ओके तो ठीक है। अब विंग को दिखा जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों को पार्टी भी देना था और टाइम नज़दीक आ चुका था, कल ही उसे पार्टी देना था। वो लोग ऐसी तैयारी करते हैं और कल विंग वांगजी को लेकर जाता है अपने ओमेगा फ्रेंड्स के पीछे और विंग को यानी कि वांगजी को अपने पीछे छुपा लेता है। अपने ओमेगा अपने फ्रेंड्स को कहता है कि दिल थाम के रखो दर्शकों, मेरी ओमेगा ब्यूटीफुल आ चुकी है। विंग यानी कि वांगजी पीछे से विंग को छुट्टी भी करता है कि गगा आप कितने ज़्यादा सिमरिस हो, कैसे बातें कर रहे हो। मगर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा होता है। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से विंग को तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई उसे ओमेगा को देखना था, जैसा विंग हमेशा आए दिन तारीफ़ किए जा रहा होता है वांगजी का। और वो लोग वांगजी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे होते हैं। अभी विंग को कहते हैं कि अपना गंदा सा शक्ल लेके सामने से तो हट, हमें तुम्हारी ओमेगा को देखना है, तुझे नहीं। तो इस पे वांगजी के पीछे से स्माइल करता है उसके दोस्तों की बातें सुनकर। और विंग जब देखता है कि उसका ओमेगा हंस रहा है उसके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोग मेरे ओमेगा के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते, समझ में आया? वो यानी कि वो नकली गुस्सा दिखाता है सबको। और तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है समझ गए, चल हट बाजू हट, तेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब वो उसे हटा देते हैं साइड में। उसके बाद वो लोग देखते हैं वांगजी को देखने के बाद सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लग रहा था कि जैसे एंजल धरती पे आ गया हो, ऐसा लग रहा होता है उन सबको। और लेकिन लैन सिचेन तो पूरे शॉक होकर वांगजी को देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उसे पता चल गया होता है कि वांगजी कैसा था और उसने एक फ़ोटो भी वांगजी का मंगा लिया होता है। इसी वजह से वो वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बस देखे जा रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉक के स्टेज में थे। विंग वांगजी को यानी कि विंग सबको दिखा रहा होता है, खासकर लॉन सिचेन को, कि देखो तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है, लेकिन मेरा ओमेगा दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है। और अपनी आंखें बंद कर लो, अपना मुंह भी बंद कर लो, ना मच्छर घुस जाएगा। अब मेरे ओमेगा को नज़र मत लगाओ। वो ऐसे करके इस लैन सिचेन को बोल रहा होता है। लेकिन लैन सिचेन तो भाई अलग ही जोन में था, क्योंकि उसका छोटा सा लिटिल सा भाई डीडी उसके सामने खड़ा होता है। वो लैन सिचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब यानी कि उसको अपने भाई को अपने सामने देखकर अब वो जाकर वांगजी को जल्दी से टाइटली बहुत ही हग कर लेते हैं। वो कहते हैं माई लिटिल ब्रदर, क्या तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें अब वहाँ से लाने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारा पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें कहाँ रखा है। मैंने अपने डिटेक्टिव से कहकर तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी और मुझे पता चला था कि वो लोग कैसे तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं उन सबको सजा दूंगा और ये सब करने के लिए। और वो वांगजी को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। विंग अब उनके बाकी फ्रेंड तो भाई शॉक हो चुके थे, ये क्या, उसका जो ओमेगा का आधार दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लैन सिचेन का भाई ही निकला। इस बात पे तो और भी सब लोग शॉक थे। और फिर लैन सिचेन जो बोलते हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो इस पर लैन सिचेन सब कुछ बता देते हैं कि उसने वांगजी के बारे में जब सारी डिटेल्स निकलवाई तो उसे क्या पता चला और उसके भाई के साथ बचपन से क्या क्या होता है, उसके भाई ने क्या सब चीज़ें फेस किया
और उसके अंकल ने वांग जी के साथ जिसकी शादी तय करवाई थी, आखिर उसने किस वजह से वांग जी की शादी उसे तय करवाई थी और वो पर्सन का था, यह समझाने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो चुके होते हैं और कहते हैं कि हमें अब इसे पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ट्रीटमेंट ओमेगा के साथ करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्हें क्या लगता है कि आखिर ओमेगा है तो क्या वो सबकी गुलाम है? बातें सुनकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और लैंसी चैन विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मेरे लिटिल डीडी ने बचपन से बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। आई होप कि तुम उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी दोगे, उसके जितना भी जख्म है उस पर तुम मरहम लगाने का काम करोगे। तो विंग कहता है तुम फिक्र मत करो लैंसी चैन, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर लैंसी चैन हैप्पी होते हैं कि हाँ के भाई का अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि वो जानते हैं विंग बहुत ही अच्छा है, वो कैसे ओमेगा को ट्रीट करता है। वो बहुत ही हैप्पी होते हैं विंग को अपने भाई का अल्फा जानकर। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें वहाँ लैंड कुरेन को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जब से वांग जी गायब हुआ है उस मैरिज हॉल से, वो पागलों की तरह वांग जी को घूर रहे हैं, यानी कि ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले होते। उन लोगों ने मना कर दिया था कि जब तक वांग जी नहीं मिलेगा तब तक उन्हें पैसे नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो वांग जी को इधर उधर खोजने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसका इतना भी सोर्स नहीं था कि वो वांग जी को जल्दी पता लगा पाए। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। आज उन्हें एक न्यूज़ पता चलती है, उस हॉल में एक और मैरिज थी, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद वांग जी की शादी उसी कहीं अल्फा से तो नहीं हो गई है। इसी वजह से उन्होंने जब पता लगाया कि वो अल्फा कौन है तो वो लोग शॉक हो चुके होते इस बारे में जान के, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि चाइना का बिगेस्ट बिजनेसमैन वी वुशियान है, द वी वुशियान। यह जानकर तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा शौक थे, और उसके ग्रैंडमा के बारे में जानकर तो वो लोग और भी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा कोई और नहीं द चीफ मिनिस्टर थी। सॉरी गलती हो गया, द प्रेसिडेंट थी इस चाइना की। यह जानकर तो वो लोग और भी ज़्यादा यानी कि शौक में थे। उन्हें लगता है कि शायद वांग जी के बदले वो लोग उनसे कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर पाए। इसी वजह से वो लोग वांग जी के यानी कि विंग के मेंशन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब हमें वापस अपने यानी कि वांग कपल को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए बैठे हुए थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें पाकर, आई लव यू लेंस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। और वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो कहता है कि नहीं अल्फा, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि आप जैसा अल्फा मेरे ज़िंदगी में आया, वरना इस दुनिया में तो मिजाज की कोई वैल्यू नहीं है। आप हैं जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सब कुछ दिया, इतना प्यार के दिया, इतना केयरिंग दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। और वो विंग को बहुत ही टाइटली हकड़ रहता है और फिर वो खुद ही इनिशिएटिव लेकर विंग को किस करना शुरू कर देता है। विंग भी उसका रिस्पॉन्स कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के किस में इतना ज़्यादा लीन हुए होते हैं कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि उनके यानी कि हाउस में कुछ लोग आए हुए हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ किस में लगे हुए होते हैं। तभी उधर से कोई किसी की आवाज़ आती है, वांग जी। तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और वांग जी पीछे पलट के देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि पीछे कोई और नहीं उसके अंकल आंटी और उसकी सीजिए थी। और विंग जब देखता है कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर रहा है तो वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो बाबे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अब वो वांग जी के फेस को अपने चेस्ट में छुपा लेता है और वह देखता है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी के अंकल ये सब थे। वांग जी के फैमिली को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गार्ड्स को बुलाने लगता है कि गार्ड्स कहाँ हैं तुम लोग। जब गार्ड्स वहाँ पे आते हैं अपने मास्टर की आवाज़ सुनकर तो वो लोग वहाँ पे जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तभी विंग उन सबको चिल्लाकर कहता है कि तुम लोगों ने आखिर इन सबको आने से रोका क्यों नहीं। तुम किसी को भी हेरे गहरे को मेंशन में आने देते हो क्या? मैं तुम सबको इसी बात की सैलरी देता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि मास्टर इन्होंने कहा था कि वो वांग जी सर के रिलेटिव है, इसी वजह से हमने उन्हें आने दिया था। और इन्होंने भी अपना सरनेम लैन बताया है और मास्टर का भी सरनेम लैन है, इसी वजह से हमने इन्हें आने दिया, नहीं तो हम किसी को भी अंदर आने नहीं देते। तो विंग कहता है कि अगर अगली बार से ये लोग दोबारा इस मेंशन में दिखे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और विंग उन सबको कहने लगता है कि आप लोग यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, जाइए यहाँ से। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इन सबको देखकर, क्योंकि उसने वांग जी के पास्ट लाइफ के बारे में सारा कुछ यानी कि अपने डिटेक्टिव से बात की थी और उसे पता है कि आखिर उन्होंने वांग जी के साथ क्या कुछ नहीं किया है। और वो लोग उस दिन वांग जी की मैरिज नहीं बल्कि वांग जी को बेचने जा रहे होते। इसी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और यानी कि विंग उन सबसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो उन्हें गार्ड्स को कहता है कि वो इन्हें सबको यहाँ से बाहर निकाले। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि देखो हम है ना यहाँ शांति से बात करने के लिए आए हैं,
हमें पता है कि हमने वांग जी के साथ बहुत गलत किया है और हमें अब अपनी गलतियों का पछतावा आ गया है, हो गया है। हम वांग जी से माफ़ी मांगना चाहते हैं वांग जी, लेकिन उन सबसे बातें नहीं कर रहा होता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वांग जी से बात करने की, और वो लोग अपने आंखों में नकली आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू लाकर वो वांग जी की तरफ देख रहे होते हैं। कहते हैं प्लीज़ वांग जी हमें माफ़ कर दो, हमने जानबूझ के ये सब कुछ भी नहीं किया था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और वो लोग बस देख रहे होते हैं वांग जी की तरफ, और वांग जी बस वो लोग वांग जी बस उन लोग को देख रहा होता है। लेकिन वांग जी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिल इंसान था, इसी वजह से वो उन सब की नकली आंसुओं को पहचान नहीं पाता है और उन्हें माफ़ कर देता है। लेकिन बींग इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वांग जी को कहता है कि वांग जी तुम उन सबको इतनी आसानी से माफ़ी नहीं कर सकते, क्या तुम्हें नहीं पता कि इन सब ने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया था? तो वांग जी कहता है प्लीज़ गगा इन सबको माफ़ कर दीजिए, अगर दुनिया में हर किसी को एक चांस देना चाहिए, हम इन्हें भी एक चांस दे के देखते कहीं ये लोग सुधर गए हो। इस पर बींग कहता है कि क्या तुम्हें इन सबको दिखाई नहीं देता, इन सब की आंखों में मगरमच्छ वाले आंसू है, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इस पे वांग जी कहता है कि गगा प्लीज़ बस मेरे लिए एक चांस इन सबको दे दीजिए। तो बींग वांग जी के आगे कुछ नहीं कर पाता है और वो अपना मुंह फेर लेता है। तो वांग जी की बातें सुनकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं अपने मन में और कहते हैं कि अब वांग जी को किसी भी तरह यहाँ से निकालना होगा। और लैन फई और लैन शिया वो दोनों तो बस यही सोच रहे होते हैं कि किसी भी तरह लैन वांग जी को हटाकर और लैन शिया का शादी विंग से करवा दें, क्योंकि वो इतना रिच बनता देखकर उन सबकी नज़रों पे पट्टी बन चुका होता है लालच का। वो दोनों माँ बेटी तो बस यही सोचे जा रही होती है और लैन चिरन कहीं अलग नहीं था, वो भी यही सोच रहा होता है कि वो अपनी लैन वांग जी को हटाकर लैन शिया की शादी विंग से करा देंगी। और वो यही सोचे जा रहे होते हैं। उन सब के फेस पे जो स्माइल थी वो फेक स्माइल देख कर वांग जी तो पिघल जाता है। उन्हें लगता है कि उसके अंकल आंटी सुधर गए हैं, मगर विंग को बहुत ही ज़्यादा खटक रहा होता है ये सब। वह सबकी तरफ बहुत ही ज़्यादा शार्पली देख रहा होता है, क्योंकि वो बस इतना ही अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर इस बार कोई गलती की तो इस बार सीधा मौत मिलेगा, एक भी चांस मौका नहीं देंगे उसे बचने के लिए। और वो बस यही सोचे जा रहा होता है और वो लोग अपना ही मन बना के रखे हुए होते हैं कि वो बस एक बार वांग जी यानी कि लैन सिंह को यानी कि यार लैन शिया को हटाकर लैन वांग जी को यानी कि लैन वांग जी को हटाकर लैन शिया को वहाँ पे रख दे। वो लोग बस यही सोचे जा रहे होते हैं। वही हमें ऐसे ही वो लोग कुछ देर वहाँ से बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी को समझाता है कि देखो वांग जी उन सब पे ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना। और मुझे बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं होगा कि उन लोगों की वजह से तुम थोड़ा भी हर्ट हो। तो विंग कहता है कि गगा आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो लोग अब शायद नहीं करें, शायद वो लोग सुधर जाएं। विंग वांग जी को बहुत समझाता है मगर वांग जी मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लग रहा होता है कि शायद उसके अंकल आंटी अब सुधर जाएंगे। तो वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो वांग जी को जो सोच रहा है सोचने देता है। वो कहता है कि मैं इसके साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और वो उन सबको पीछे एक स्पाई को छोड़ देता है कि उनके सारी एक्टिविटी को वो ध्यान दे। वहीं दूसरी तरफ लैन ली तो कुछ और ही सोच कर लगी हुई थी। लेन सिया वेंचाओ के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें लैन वांग जी चाहिए और मुझे वह विवुजियान, तो तुम मेरे साथ आ जाओ, हाथ मिला लो, हम दोनों ही मिलके अपने अपने चीज़ को ले लेंगे। तुम लैन वांग जी को ले लेना और मैं विवुजियान को। वो भी उससे हाथ मिला लेता है क्योंकि उसने जब वांग जी को देखा था तभी उसके नज़रों में लस्ट जाग चुका हुआ होता है और उसे बस वांग जी चाहिए था किसी भी कीमत पे। और वो दोनों ही ऐसे हैंडशेक करके चले आते हैं। और ऐसे ही दिन बीत रहा होता है। यानी कि लैन फैमिली अक्सर विंग के हाउस आ जाया करती थी और अपना ऐसा इंप्रेशन जमा रही होती हैं कि जैसे अब वो लोग सुधर चुके हुए हैं, अब वो लोग कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो लोग जब एक दिन लैन सिचन को देख लेते हैं तो वो लोग अलग ही शौक हो जाते हैं और लैन सिचन भी उन लोग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो विंग से जाकर बातें करता है और विंग उन्हें उसे सब कुछ बता देता है। तो वो कहता है कि हमें कुछ करना होगा, ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है, ज़रूर इनका कोई और ही प्लान होगा। तो विंग ने कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सब पे ऐसे ही ट्रस्ट कर लूँगा? मैंने अपने स्पाइन के पीछे छोड़ रखे हैं। तो इस पे लैन कहता है ठीक है, देखते हैं ये लोग आखिरी क्या अपना हरकत दिखाते हैं, घिनौना हरकत, ये लोग और कितने नीचे गिर सकते हैं। अब वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद उन लोग का बातें ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही दिन बीत रहा होता है। विंग और वांग जी का वो दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं, मगर जो विंग ने और लैन सिचन ने सोचा था वही सच निकलता है। लैन फैमिली अब अपने असली इरादों पे यानी कि अपने हरकतों पे आ चुके होते हैं, अपने औकात में, कि वो लोग कभी नहीं सुधर सकते। कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं होती है वही
वो लैन फैमिली है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। और वो लोगों ने धीरे धीरे अब अपना प्लान शुरू कर दिया होता है। लैंसिया जो कि अक्सर वांग जी के यहाँ खिलाफ विंग को कुछ ना कुछ ऐसा ही बातों बातों में कह दिया करती कि विंग यानी कि वांग जी अक्सर अल्फाज के साथ मिलता था, उसके साथ रहता था और कितने रात तक है ना घर भी नहीं आता था, बहुत ही लेट नाइट तक बाहर रहता था। ऐसा ही वो विंग के कानों में भरना शुरू कर दी हुई थी है। लेकिन उसे क्या पता था वो विंग उसका बाप है जिसने सब चीज़ के बारे में पहले ही पता करके रखा होता है। वो बस चुपचाप इस सब को सुने जा रहा होता है। वो बस कहता है कि बस तुम लोग का एक एक कदम गलत उठा कि तुम लोग का ज़िंदगी मैं ख़त्म कर दूंगा, लैंड फैमिली का पूरा निस्ते नाबूद मिटा दूंगा यहाँ से। वो बस यही सोचे जा रहा होता है और फिलहाल के लिए वो शांत था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लैंड वांग के बारे में ये सब सुन सुनकर, मगर वो फिलहाल कुछ भी नहीं करता है। इन्हीं बीच में एक पता चलता है कि वांग जी प्रेग्नेंट है 1 मंथ, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लैंड वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बॉस शरण वांग जी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। उसे बिल्कुल मदरली वाइब आ रहा होता है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो उनका बिल्कुल अपने बच्चे से भी ज़्यादा ख्याल रख रही होती है। वो विंग पे तब ध्यान भी नहीं दे रही थी। इस वजह से विंग कभी कभी बोलता भी था कि ग्रैंड माँ अब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, आप वांग जी के आने के बाद मुझे भूल गई हो, अब तो मुझ पर अब ध्यान ही नहीं देते। इस पर वांग जी कहता है कि तुम नालायक, तुम पे मैं ध्यान दे के क्या करूँगी, हाँ ये छोटे सा बच्चा है अब मेरा, अब मैं इस पर ही ध्यान दूंगी, तुम जाओ जाके अपना बाहर अपने दोस्तों के साथ रहो। और वो ऐसे करके वांग जी के साथ चली जाया कर देती। ऐसा ही मस्ती भरा दिन उनका बीत रहा होता है और वांग जी का भी वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। जब लैंसिया को पता चलता है कि वांग जी प्रेग्नेंट है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी, वो जल्द से जल्द वांग जी को हटाकर विंग के पास जाना चाहते थे। इसी वजह से वो कुछ ऐसा कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो वांग जी के साथ यानी कि पेंचाओ के साथ मिलकर वांग जी का किडनैप करवा लेती है। जब वांग जी और बॉसे शरण गए हुए थे हॉस्पिटल में चेकिंग के लिए, तो बॉसे शरण को कुछ कॉल आ जाते हैं। तो वो वांग जी को कहते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं बस 2 मिनट में आई। और उतनी ही 2 मिनट में वो लोग वांग जी का किडनैप कर लेते हैं। जब विंग को इस बारे में पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वांग जी को ढूंढने के लिए एक यानी कि वांग जी को उसने एक ऐसा नेकलेस पहनाया था जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस थी। उसी वजह से उसके एसवाई जल्दी ही वांग जी का पता मालूम कर लेते हैं और विंग वहाँ अपना पूरा का पूरा बॉडीगार्ड्स का काफिला लेके वहाँ निकल जाता है। लैंसी चैन भी दूसरी तरफ से आ जाते हैं अपने बॉडीगार्ड्स को लेके और यहाँ बॉसे शरण भी चली जाती है और वहाँ देखती है जब वांग जी को बहुत ही बुरी तरह बांध के रखा हुआ है और उसके फेस पे शायद स्लैप मारने का ये निशान भी है। तो विंग तो पूरा बौखला ही जाता है वांग जी की ऐसी हालत देखकर। और वो इवेंचा को पकड़ के इतना मारता है कि वो वहीं पे अपनी जान दे बैठता है और लेंसिया को यानी कि वो पकड़वा लेता है और अपने बेस्ट रूम में यानी कि यार अपने तहखाने में बंद करवा लेता है। लेकिन इसमें लैंड फैमिली का हाथ नहीं था। इसी वजह से वो लोग फिलहाल उसे वार्न करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं लैंड वांग जी को लेकर। वो लोग जब लैंड वांग जी को पूरा दिखवाते हैं, चेक करवाते हैं डॉक्टर से, तो वो लोग कहते हैं कि वांग जी अब ठीक है, लेकिन अब उसका थोड़ा अच्छा से ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल बच्चा है और अच्छे से ख्याल न रखने की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हम आगे से ख्याल रखेंगे और ऐसा ही करके वहाँ से चले जाते हैं। लैंड फैमिली को भी उसकी यानी कि सज़ा मिल चुकी होती है उन सबको। और भी वांग जी के दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। कुछ दिन के बाद वांग जी का डिलीवरी भी हो जाता है और वांग जी ने एक अल्फा बॉय को बर्थ दिया होता है और विंग बॉसे शरण उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। विंग तो बॉसे शरण को बेबी को देख ही नहीं रहा होता है, कह रहा था कि नहीं ये मेरा बच्चा है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो इस पर बॉसे शरण बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती तुम नालायक, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मुझे दो। इस पर विंग कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरा बच्चा है। वो लेके पूरे कॉरिडोर में भागने लगता है और उसे देख के बाकी सब अपना सिर से करते नहीं, ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये देखो ये आज भी परेशान कर रहा है। बॉसे शरण उसके पीछे पीछे अपना स्टिक लेकर दौड़ रही होती है, तुम नालायक, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को दो कि नहीं देखे। ऐसी करते हुए सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग का बेटा अब पूरा 3 साल का हो चुका होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नोटी बदमाश, बिल्कुल अपनी ग्रैंड माँ की जैसे। ग्रैंड माँ ने बॉसे शरण ने भी उसको तो एकदम पूरा का पूरा बिगाड़ के रखा होता है और वांग जी और विंग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। वांग जी की गोद में एक और बेटी थी जो कि ओमेगा बेटी हुई थी और वो कुछ ज़्यादा नहीं बस 14 महीना की थी। वो दोनों ही उसे यानी कि अपने ग्रैंड माँ को और अपने बेटे को खेलते हुए देख रहे होते हैं। और वांग जी विंग की तरफ कहता है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, इतनी ज़्यादा हैप्पी देने के लिए। विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि तुम भी मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो, माय प्रीशियस ओमेगा, आई लव यू सो मच। जी भी कहता है रिटर्न में आई लव यू टू गोगा, आई लव यू सो मच, आई लव यू मोर, आई लव यू ऑल थिंग्स। ये एफएफ खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय यार, आज के लिए बस इतना ही, यानी कि इस एपिसोड को करते हैं ख़त्म और मुझे करो अब यहाँ पे